Shall I start? A very good morning to all of you. Feeling fresh? पक्का? कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया है. Homework was for appointment of auditor in case of government companies. और government company के अलावा भी उस कंपनी के बारे में आता है that company which is owned or controlled by central government or partly by central government or state government or both of them taken together. Yes or no? Okay. अब ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट कंपनी या फिर कंपनी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ ऑफ देम टेकन टुगेदर. इन दोनों के केस में 3 कैटेगरीज में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी फिल करना. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर को लेकर कंसेप्ट ये है, जो हमने फर्स्ट ऑडिटर देखा है वो नॉन गवर्नमेंटल कंपनी के लिए देखा है. गवर्नमेंट कंपनीज के केस में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. और अगर कैग 60 डेज में नहीं करता है तो उसके बाद विद इन द नेक्स्ट 30 डेज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे इन द बोर्ड मीटिंग. एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अगर फेल होते हैं तो अगेन इट विल बी मेंबर्स इन जनरल मीटिंग विद इन द नेक्स्ट 60 डेज. Members in general meeting within the next 60 days. So it is 60-30-60 formula for first auditor's appointment in case of government company or a company owned or controlled by central government. But first auditor हुआ. What about subsequent auditor? Subsequent auditor concept है उस केस में within 180 days from the commencement of financial year. एक चीज आपको इससे इंटरप्रेट होगी. गवर्नमेंट कंपनी के केस में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, ही इज नॉट अपॉइंटेड फॉर पीरियड ऑफ 5 years. गवर्नमेंट कंपनी के केस में कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल हर फाइनेंशियल ईयर के 180 दिनों के भीतर एक ऑडिटर अपॉइंट करेगा. मतलब जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए. अरे बोलो भाई. तो जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट वगैरह है वो यहां पर गवर्नमेंट कंपनीज के लिए वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज के प्रोविजंस अलग रखे हुए. हाँ, बट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एक बार फर्स्ट ऑडिटर हो गया, उसके बाद हर साल के फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 डेज के भीतर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है. करेक्ट. इट वाज फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिटर. कैजुअल वैकेंसी, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके ऑफिस में अगर कैजुअल वैकेंसी होती है, ओके सर ने कहा था नॉर्मल केस में अदर देन गवर्नमेंट कंपनी कैजुअल वैकेंसी के लिए फॉर्मूला हमारा 30/90 था. वहां पर रेजिग्नेशन अदर देन रेजिग्नेशन ऐसा था. यहां पर ऐसा कुछ नहीं है. Any casual vacancy in the office of government companies, the auditor of a government company shall be filled by the comptroller auditor general within 30 days. And if he fails, then board of directors within the next 30 days. That's it. मतलब गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर रिजाइन करे या ना करे या किसी और वजह से कैजुअल वैकेंसी हो तो भी टाइम लिमिट वही है. जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कैजुअल वैकेंसी को लेकर और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर को लेकर, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है. एक चीज सब लोग दिमाग में फिट करना, ऑडिट इस चैप्टर में ज्यादातर कंफ्यूजन केस स्टडीज में वो क्रिएट इस तरह से करते हैं, कंपनी के नाम को लेकर करते हैं. शुरुआत में कहीं पर आ जाएगा एबीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी और आगे पूरा स्टेटस दिया जाएगा, फिर 2-3 लाइन बाद आएगा कि ऑडिट ऑफ एबीसी हैज रिजाइंड एंड नाउ the casual vacancy is to be filled up referring to the provisions of company act. बोलो क्या लिखना है. सो ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन जो एबीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी की वजह से कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन चेंज होगा. अगर रिजाइन कर रहा है तो भी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल फिल करेगा, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अरे बोलो भाई. सो पहले जो कल का डिस्कशन था ना होमवर्क वाला, उसका चार्ट आई अज्यूम कि सबने कंप्लीट किया है. अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी मेरे साथ कर लो क्विकली. चार्ट पैटर्न में लिखना था, नहीं किया वेरी गुड, तो मेरे साथ लिख लो. अब कुछ स्टूडेंट सिर्फ इसको कहते हैं शॉर्टकट, कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ आंसर ढूंढ लिया होगा पढ़कर, कुछ स्टूडेंट्स ने ही लिखा है. जिन्होंने लिखा है उनके पास होने की चांसेस ज्यादा है, ध्यान रखो. सो वहां पर आप हेडिंग दो. कुछ स्टूडेंट खुश हो गए इसको लेकर, प्लीज हेडिंग दो. सेक्शन 139 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज 7 सब क्लॉज 8 सब एक साथ लिखेंगे हम. अरे बोलो भाई. और वहां पर लिखना अपॉइंटमेंट
appointment of auditors in case of government companies, in case of government company or circle कर any other company controlled by state government or central government और बोथ, वो लिख दो। ये पूरा हेडिंग ही हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स दिया। अब उसके नीचे 3 एरोज ड्रॉ करोगे और हम उस सीक्वेंस में लिखेंगे। भले हमारा प्रोविजन 139 सब क्लॉज 5 का वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को लेकर है, बट फिर भी हम पहले फर्स्ट ऑडिटर लिखेंगे। फर्स्ट ऑडिटर, उसके बाद सेकेंड एरो में लिखोगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और उसके बाद लिखेंगे कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। अरे ये सुनो, फर्स्ट ऑडिटर का सेक्शन आप लिखना उधर, सेक्शन 139 सब क्लॉज 7 रहेगा। क्या रहेगा? 7। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए लिखोगे 139 सब क्लॉज 5, एंड कैजुअल वैकेंसी के लिए लिखोगे सेक्शन 139 सब क्लॉज 8। अरे बोलो बाबा, कुछ स्टूडेंट को सांप सूंघ गया ऐसा लग रहा है। फर्स्ट ऑडिटर का क्या कंसेप्ट था? सेक्शन 139 सब क्लॉज 7 है। भले ही हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर बाद में लिख रहे हैं, सीक्वेंस लिख रहे हैं ना, पहले फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और फिर अगर कैजुअल वैकेंसी कुछ है तो। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑडिटर के नीचे अब सिंगल एरो ड्रॉ करो और वहां पर लिखो सब लोग, फर्स्ट ऑडिटर के नीचे टू बी अपॉइंटेड by C and AG within 60 days from the date of, अब बोलोगे ना तो नुकसान नहीं होगा भला क्या, from the date of registration, from the date of registration of company। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखना, इफ C and AG fails, comma, then the board of directors shall appoint within the next 30 days, within the next 30 days। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, इफ BOD fails, comma, BOD to inform the members, and the members shall appoint within 60 days at an EGM, और उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो, द ऑडिटर so appointed, बोलो, shall, अरे बोलो ना, shall hold office till the conclusion of first EGM। और ये लिखने के बाद है ना, उधर नीचे ब्रैकेट में लिखना 60
प्लस 30 प्लस 60, 60 30 60, डेट याद रखने का 60 30 60 उस तरह से। क्लियर है सबको? फर्स्ट ऑडिटर हो गया। बढ़ते आगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर में जाते हैं। वहां पर नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करके आप लिखो सब्सिक्वेंट ऑडिटर में टू बी अपॉइंटेड within 180 days, within 180 days from the commencement of the financial year by comma to be appointed के बाद कॉमा देना। So it will be to be appointed, comma, within 180 days from the commencement of financial year, comma, by the C and AG. कॉमा का रिलेवेंस ये होता है to be appointed, फिर वो डायरेक्टली आ जाता है by the C and AG ग्रामेटिकली। मतलब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है within 180 days from the commencement of financial year, that part is separate। वरना क्या होता है अगर कॉमा नहीं होगा to be appointed within 180 days from the commencement of financial year by the C and AG। commencement of financial year by the C and AG कैसे हो सकता है? So commencement of financial year, comma, by the C and AG। वो इस तरह से आता है to be appointed within, then by the C and AG, ऐसा। क्लियर है? ओके, थर्ड एरो में आओ, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। उसके नीचे सिंगल एरो करो और लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 टू बी फिल्ड by the C and AG within 30 days, within 30 days। Point number 2, if C and AG fails, comma, the board of directors shall fill the vacancy, within next 30 days, within next 30 days। क्लियर है? सबको समझे? पक्का? ओके, सो दैट पॉइंट ऑफ सेक्शन 139 सब क्लॉज 7, 5 एंड 8 फॉर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट रीडिंग दो आपके नोट्स में सेक्शन 139 सब क्लॉज 9 एंड सब क्लॉज 10। सिर्फ 139 सब क्लॉज 9 एंड सब क्लॉज 10 है। और उधर हेडिंग दो रीअपॉइंटमेंट। क्या हेडिंग दोगे? रीअपॉइंटमेंट आ रहा है अभी, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। वेट अ मिनट, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, ये जो प्रोविजन है रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, ध्यान रखना एक बार अपॉइंटमेंट हो गया 5 years तक अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल चलेगा। हर एजीएम में सिर्फ रेटिफाई होगा, हर एजीएम में रीअपॉइंट होगा नहीं। तो रीअपॉइंटमेंट 5 साल के बाद तो कूलिंग पीरियड है इंडिविजुअल के लिए। तो ये जो रीअपॉइंटमेंट होगा, रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये कूलिंग पीरियड के लिए बाद अगर फिर से हो रहा है तब भी रीअपॉइंटमेंट आता है। एक इंडिविजुअल है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का टर्म कंप्लीट हो गया, उसके बाद कूलिंग पीरियड 5 years हुआ, 5 years कूलिंग पीरियड के बाद उसे फिर से रीअपॉइंट करना है, तब भी 139 सब क्लॉज 9 सब क्लॉज 10 आएगा। या फिर एक फर्म है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का टर्म कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद अब अगले टर्म के लिए वो अपॉइंट होने जा रही है 5 years के लिए। तो व्हाट द लॉ सेज, देयर आर 3 पॉइंट्स इन दिस, लिसन केयरफुली। जब भी किसी रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है या कोई ऑडिटर है जो पहले ऑडिटर रह चुका था उसको अपॉइंट करना है, रीअपॉइंट करना है, उस केस में वो कहता है उसे अपॉइंट करने से पहले देखो क्या वो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है 141 उसके तहत वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, नंबर 1। मतलब ये कब होता है 141 में हम देखेंगे मेनी अदर डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, जिसमें से एक ग्राउंड जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। उस ऑडिटर के पास उस कंपनी के शेयर्स आ गए, सिक्योरिटीज। द लॉ सेज नो ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट हेल्ड सिक्योरिटीज इन द कंपनी बियॉन्ड अ पर्टिकुलर परसेंटेज।
तो हम देखेंगे 141 में, तो अगर उसको 141 के तहत डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो उस केस में वो बंदा ऑडिटर कहते हुए रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। नंबर वन, रीअपॉइंटमेंट करने से पहले देखो कहीं वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है। नंबर वन हो गया, ओके ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, बट नंबर टू ये चेक करो कहीं उसने इन राइटिंग में कंपनी को लिखकर भेजा है वी आर नॉट विलिंग टू बी रीअपॉइंटेड। कई बार कुछ ऑडिटर्स वॉलंटरली लिखकर दे देते हैं वी आर नॉट विलिंग टू बी रीअपॉइंटेड, अगर उन्होंने लिख कर दिया है फिर उनका रीअपॉइंटमेंट होगा नहीं। नंबर थ्री, ना ही वो डिस्क्वालीफाइड है ना ही उन्होंने कुछ लिख कर दिया है, बट उस ऑडिटर को निकालने के लिए रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, रिपीट, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। मीटिंग्स चैप्टर में देखा था, कोई भी मेंबर शेयर होल्डर जिसके पास 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है या 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है, वो कंपनी के एजीएम का नोटिस मिलने के बाद, एजीएम का नोटिस मिलने के बाद, एजीएम में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है ना, एजीएम का नोटिस मिलने के बाद, नोटिस जैसे ही मिलेगा एजीएम का, एजीएम से कम 14 डेज पहले, 14 डेज पहले वो कंपनी को नोटिस दे सकता है कि इस ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना है, और उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। मतलब थर्ड केस, थर्ड एक्सेप्शन, अगर उस ऑडिटर को रीअपॉइंट ना करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है मीटिंग में, फिर वो ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा। इन 3 केसेस में ही ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा, बाकी हर केस में ऑडिटर रीअपॉइंट होगा। कौन से 3 केसेस में ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होगा? एक तो डिस्क्वालीफाइड है, नंबर 1, नंबर 2 उसने खुद अपना अनविलिंगनेस बता दिया है, या नंबर 3 उसे निकालने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है, उस केस में वो रीअपॉइंट नहीं होगा। और वो कहता है मान लो 5 साल का टर्म एक ऑडिट फर्म का कंप्लीट हो गया, ऑडिट फर्म डिस्क्वालीफाइड नहीं है, ध्यान देना, उस ऑडिट फर्म का कोई इन राइटिंग में एप्लीकेशन नहीं आया है शोइंग अनविलिंगनेस, दे हैव नॉट गिवन एनी एप्लीकेशन, ना ही उस ऑडिट फर्म को निकालने के लिए कोई स्पेशलाइजेशन पास हुआ है। 5th ईयर के एजीएम में उनका रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होना चाहिए था, बट अगर नहीं हुआ तो लॉ सेज अगर एजीएम में उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो एजीएम इज ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड, क्योंकि एजीएम के 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस में एक ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर एजीएम में उनको रीअपॉइंट करने का प्रपोजल आया ही नहीं है, वो ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस ही नहीं हुआ, तो मतलब वो 3 एक्सेप्शन में आया नहीं, एजीएम एडजर्न होता है। एडजर्न एजीएम में भी अगर वो प्रपोजल नहीं आया, द प्रीवियस ऑडिटर इज डीम्ड टू हैव बीन ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वो 3 एक्सेप्शंस में आता नहीं है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, जो ऑडिटर 3 एक्सेप्शंस में नहीं आता है उसका अपॉइंटमेंट 3 एक्सेप्शंस के बाद अगर मेंबर्स ने एजीएम में पास नहीं किया तो भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। हाँ, बट अगर मेंबर्स ने एक्सप्रेसली पास किया मीटिंग में ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो उस केस में अपॉइंट नहीं होगा। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, इसको लेकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। आप लिखो आपके नोट्स में उधर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर के नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो पहले सेंटर से, और आप लिखो एट एनी एजीएम कॉमा a retiring auditor may be reappointed at an AGM comma if, उसके नीचे 3 एरोज ड्रॉ करो। फर्स्ट एरो लिखो ही इज नॉट, बोलो, disqualified, he is not disqualified for reappointment, he is not disqualified for reappointment। सेकेंड क्या बोलोगे? और he has not given a notice in writing of his unwillingness, उसने अगर ऐसा नोटिस दिया तो उस केस में उसे रिअपॉइंट नहीं कर सकते। ऑफ हिज अनविलिंगनेस ये कब होता है, मैं आपको इसका जस्ट बैकग्राउंड बाद में दूंगा, आप लिख लो ही हैज नॉट गिवन अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस, और आगे लिखो
नो, अच्छा नो कट करना, इफ के नीचे लिखना इफ स्पेशल रेजोल्यूशन is not passed, special resolution is not passed at the meeting, appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed, providing expressly that he shall not be reappointed. ये जो पॉइंट नंबर 3 हमने लिखा ना दोस्तों, आपको अभी याद नहीं आएगा बिकॉज मीटिंग्स चैप्टर पढ़ के दिन काफी हो चुके हैं, बट अभी आप इस थर्ड एरो के नीचे लिखना पेंसिल से या किसी और पेन से, दैट इज रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये उस कैटेगरी में ये थर्ड पॉइंट आएगा, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। सो वंस यू स्टडी बैक एट होम, उस वक्त आपको ये लिंक आएगा, और रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस के आगे लिखना डैश करके मीटिंग्स चैप्टर, वो भी तो पता होना चाहिए कहां पर है, मीटिंग्स चैप्टर, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, मीटिंग्स चैप्टर लिखना जरूर। उसके बाद में तो फोन आएगा सर रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस कहां पर है, नीचे नोट लिखो, नोट सब लोग, प्रोविजंस ओवर, नोट में लिखना if at any AGM no auditor is appointed, or reappointed, comma, the existing auditor is automatically reappointed. Is automatically reappointed. अब मुझे कुछ स्टूडेंट ये पढ़ने को, सर वो एग्जिस्टिंग ऑडिटर अगर 5 साल हो चुका है तो अबे गधे फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना ऊपर, ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड दिया ना उधर ऊपर, मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उसका कोई अनविलिंगनेस नहीं होना चाहिए, ना ही उसको निकालने के लिए कोई स्पेसिफिकेशन पास होना चाहिए। वो 3 एक्सेप्शंस अगर नहीं हुए है तो उस केस में इज ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड। क्लियर है? ओके। 139 सब क्लॉज 9 और 10 के बाद जो अभी हम प्रोविजन देखने जा रहे हैं 140 140, आपके नोट्स में आओ सब लोग, पेज नंबर 140 का जो प्रोविजन है, पेज नंबर 1, ओके, पेज नंबर 123 पर आ जाओ। व्हाट इज द हेडिंग गिवन फॉर गुड बाय, रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। ऑडिटर को गुड बाय किया जा रहा है। अब उसमें प्लीज ध्यान दो, वो टर्म आप जब देखोगे प्लीज रिमूवल दिया है, उसके बाद रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर दिया है एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस दिया है, एंड दिया है रिमूवल, रेजिग्नेशन, गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। इसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज है। अब ध्यान दो, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स, दैट इज मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर का पावर भी एंड में किसको होना चाहिए? मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। पर ध्यान दो, रिमूवल ऑफ ऑडिटर 2 वेज में होता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयर होल्डर्स। हाँ, दोनों केस में रिमूवल का प्रोसेस कोई भी इनिशिएट करे, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इनिशिएट करेंगे
एंड में अप्रूवल किसका लगेगा? मेंबर्स इन जनरल मीटिंग में। हाँ, बट फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब होता है वो समझते हैं, वो 140 सब क्लॉज 1 में दिया है, अंडरस्टैंड केयरफुली। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लग रहा है, दे हैव गॉट अ हिंट कि जो ऑडिटर अपॉइंटेड है, जिसका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हुआ है, 5 years टेन्योर के लिए, ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटीज एज पर द स्कोप ऑफ ऑडिट, नंबर 1। नंबर 2, कंसिस्टेंसी उसके काम में नहीं है। नंबर 2, ही इज डिस्क्वालिफाइड, he is disqualified, but he has concealed this fact, he has concealed this fact। उसका अपॉइंटमेंट ऑडिटर का तो शेयरहोल्डर्स ने जनरल मीटिंग में किया था। अब अगर अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हुआ है तो ऐसे नहीं कि 5 साल तक वो कंटिन्यू रहेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जरा सा भी शक हुआ कि इस तरह से ऑडिट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है या वो डिस्क्वालिफाइड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद विद इन 30 days दे विल मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देंगे इन फॉर्म नंबर ADT1, सॉरी ADT2, ADT1 में तो अपॉइंटमेंट था, सो फॉर्म नंबर ADT2 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रीजन देंगे व्हाई दिस ऑडिटर मस्ट बी रिमूव्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट का जब तक अप्रूवल नहीं आता है वो निकाल नहीं सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आने के बाद अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयरहोल्डर्स की जनरल मीटिंग कॉल करेंगे और शेयरहोल्डर्स की जनरल मीटिंग में उसे निकालने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। शेयरहोल्डर्स की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से पहले उस ऑडिटर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उस ऑडिटर का बात सुनने के बाद शेयरहोल्डर्स उस मीटिंग में वोट करेंगे, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है द ऑडिटर इज रिमूव्ड। तो ये रिमूवल ऑफ ऑडिटर किसने किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। इस प्रोसीजर में रिमूवल का प्रोसेस किसने इनिशिएट किया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। इसलिए हम कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट एक 140 सब क्लॉज 4 कहते हुए और एक सेक्शन है जो हम बाद में देखेंगे, उसका रिलेटिव कंपैरिजन में अभी बता रहा हूं, उसमें ऐसा दिया है जो हमने रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस में देखा था। शेयरहोल्डर्स कंपनी के ऑडिटर के काम से खुश नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई दिक्कत नहीं, शेयरहोल्डर्स आर नॉट हैप्पी। एजीएम का जब नोटिस मिला है शेयरहोल्डर्स को, एजीएम का नोटिस मिलने के बाद जब ऑडिटर का रैटिफिकेशन होना है तो उस केस में शेयरहोल्डर्स ने नोटिस मिलते से ही मीटिंग से कम 14 डेज पहले एक स्पेशल नोटिस दे दिया कंपनी को। अब स्पेशल नोटिस देने के लिए एक शेयरहोल्डर दे सकता है क्या? एक शेयरहोल्डर तभी दे सकता है जब उसके पास 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है या फिर उसके पास 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। उन्होंने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस दिया है, हमें इस ऑडिटर को निकालना है और इसकी जगह पर किसी और को अपॉइंट करना है। अब ऐसे केस में सुन लो, यहां पर इनिशिएशन किसने किया है? शेयरहोल्डर्स ने। अब नोटिस किसके पास आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पे। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास स्पेशल नोटिस आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस स्पेशल नोटिस की जानकारी तुरंत इमीडिएटली ऑडिटर को दे देंगे। ऑडिटर को इन्फॉर्म किया जाएगा तुम्हें निकालने का स्पेशल नोटिस आया है। ऑडिटर को अपना राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि निकालने का नोटिस आया। ऑडिटर विल प्रिपेयर हिज ओन राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वो तुरंत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंड करेगा राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो भी उसका राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आया है वो नोटिस अगर एजीएम का अभी तक ऑलरेडी भेजा हुआ है, नोटिस ऑलरेडी भेजा हुआ है ना, अगर नोटिस ऑलरेडी भेजा हुआ है तो ऐसे केस में ये राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फिर भी सारे मेंबर्स को इंडिविजुअली सेंड किया जाएगा। हर मेंबर को इंडिविजुअली राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन भेजा जाएगा अगर नोटिस भेजा हुआ है तो। अगर नोटिस अभी तक भेजा हुआ नहीं है, उसे निकालने का नोटिस पहले आ चुका था, अभी तक नोटिस भेजा हुआ नहीं है, तो नोटिस के साथ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जोड़कर सारे मेंबर्स को भेजा जाएगा। अगर रिप्रेजेंटेशन काफी लेट आया है, मैडम मीटिंग 2-4 दिनों में है और उसके पहले रिप्रेजेंटेशन आया है, मतलब अब बहुत लेट हो गया, अब इंडिविजुअल नोटिस भेजना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में कंपनी उस रिप्रेजेंटेशन को डायरेक्टली जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर्स के सामने पढ़ने के लिए कह देगी और उस ऑडिटर को भी अपना बात ओरली मीटिंग में रखने के लिए कह देगी। और क्योंकि अब रिप्रेजेंटेशन सारे मेंबर्स को भेजा नहीं गया है, लेट आया ना, सारे मेंबर्स को भेजा नहीं है, तो इस रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देगी, बोलेगी ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास अभी आया है, इसका कॉपी हम आपके पास फाइल कर रहे हैं। मैं अगेन उस पॉइंट को आ रहा हूं, मैं लास्ट पॉइंट पर नहीं आ रहा हूं। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयरहोल्डर्स।
बोलो रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयर होल्डर्स में प्रोसेस इनिशिएट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। इसके लिए वो क्या देंगे? स्पेशल नोटिस। तो मैं कहूंगा पॉइंट नंबर 1 होगा स्पेशल नोटिस। पॉइंट नंबर 2, स्पेशल नोटिस के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल इन्फॉर्म द ऑडिटर इमीडिएटली। पॉइंट नंबर 3, ऑडिटर विल हैव अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आएगा उसकी दो बातें होगी, एक तो वो इन टाइम आया है या वो लेट आया है। वो इन टाइम आया है, नोटिस भेजने से पहले आया है तो नोटिस के साथ जाएगा, नोटिस भेजने के बाद आया है तो इंडिविजुअली सबको देना है, बट देना जरूर है। अच्छा वो लेट आया है, लेट आया है तो अब भेजना पॉसिबल नहीं है, तो मीटिंग के अंदर ही सबके सामने वो पढ़ा जाएगा और ऑडिटर को अपनी पॉइंट रखने के लिए कहा जाएगा, बट साथ ही साथ लेट आने की वजह से उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल होगी। अब मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स के सामने उस ऑडिटर ने अपनी बात रख ली, जो शेयर होल्डर्स उसे निकालना चाहते थे उन्होंने ऑलरेडी नोटिस में अपना सारा पॉइंट रख दिया। अब मीटिंग में उसे निकालने के शेयर होल्डर्स को अगेन क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो दैट ऑडिटर इज रिमूव्ड। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयर होल्डर्स हो, इन दोनों में एंड का प्रोसेस स्पेशल रेजोल्यूशन है, बट दोनों में फर्क क्या है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल था। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल था। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयर होल्डर्स है, यहां पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल नहीं है, यहां पर राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और शेयर होल्डर्स है। क्लियर है? इस राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक पॉइंट है। कई बार कुछ ऑडिटर्स क्या करते हैं, जब उनको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ना, वो पूरा कंपनी के बारे में जो कुछ भी उनको जानकारी है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो अभी तक उन्होंने छुपा के रखी थी, अब मुझे निकाल रहे हो ना, मैं आपको भी एक्सपोज कर दूंगा। उन्होंने राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी बातें लिखी है ऑडिटर ने जो अब्यूजिव लैंग्वेज है। क्या है? अब्यूजिव लैंग्वेज है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टाइम आ गया, बट अब्यूजिव लैंग्वेज था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस रिप्रेजेंटेशन को एनसीएलटी के पास लेके जाएंगे और बोलेंगे ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, प्लीज देखो आप इसमें। एनसीएलटी को लगता है कि लैंग्वेज अब्यूजिव है, ऑडिटर सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा है, तो एनसीएलटी बोलेगा इसे सेंड करने की भी जरूरत नहीं, इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप मीटिंग में सीधा उसे निकालने का प्रपोजल रख दो। मतलब राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देते वक्त ऑडिटर को सोच समझ के लिखना है। ये मैं पॉइंट बता रहा हूं। आई होप इट इज क्लियर। मैंने 140 सब क्लॉज 1 आपको बताया और 140 सब क्लॉज 4 बताया, दोनों अलग है। 140 सब क्लॉज 2 एंड 3 फॉर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो इसलिए मैं बता रहा हूं दोनों अक्सर कंफ्यूजन कहां पे होता है? When the question comes, आपको देखना है इनिशिएशन किसने किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करना चाहते हैं 140 सब क्लॉज 1, शेयर होल्डर्स करना चाहते हैं 140 सब क्लॉज 4। हम दोनों को एक के नीचे एक लिखेंगे। पहले आप हेडिंग दो, सेक्शन 140 सब क्लॉज 1, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो जो पूरा बड़ा प्रोविजन ना, उसको सिंपल 4 स्टेप्स मैंने कर्टेल किया, 4 स्टेप्स हम देखेंगे। सेक्शन 140 सब क्लॉज 1, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसमें नीचे सिंगल एरो करके देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना। पॉइंट नंबर 1 आप लिखोगे पहले बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग को ब्रैकेट में डालोगे, उसके आगे एरो करके आप लिखोगे पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन in the board meeting for removal of auditor, for removal of auditor। हो गया। पॉइंट नंबर 2 आप ऐसा लिखोगे अगेन, ऑब्टेन, बोलो प्रीवियस अप्रूवल। क्या दिया? प्रीवियस अप्रूवल। मतलब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आता है तब तक शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करके मतलब नहीं। ऑब्टेन प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्टेन प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको भी इस तरह से ब्रैकेट में डालो और ऊपर से बोर्ड मीटिंग की तरफ नीचे ऑब्टेन प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ एरो करो और इधर राइट हैंड से में लिखो make application
to the CG along with prescribed fees in form ADT-2, comma, within 30 days of board resolution. पता चला बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ और उसके 2 साल बाद आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जाना चाहिए विद इन 30। ऐसे बोल दिया ताकि आपके दिमाग में रहे, सर ने ऐसा कुछ कहा था। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के कितने दिनों में एप्लीकेशन जाना चाहिए? विद इन 30 डेज। और कौन से फॉर्म में जाना चाहिए? फॉर्म नंबर ADT-2। अब अगेन पॉइंट नंबर 3 में आओ, पॉइंट नंबर 3 लिखो, वहां पर होल्ड जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन। होल्ड जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये पॉइंट नंबर 3 आप कब आएगा? जब पॉइंट नंबर 2 अप्रूवल आएगा तब। इसलिए पॉइंट नंबर 2 के नीचे एरो करना, होल्ड जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है। उधर राइट हैंड सब लिखना, विद इन 60 days of receipt of क्या? CG अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलने के 60 दिनों के भीतर क्या करना है? जनरल मीटिंग हेल्ड करना है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। क्लियर है? हो गया पॉइंट नंबर 3। लास्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 अगेन उसके सेंटर से नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो, give OBH to auditor। उसके राइट हैंड साइड में एरो करके लिखो, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन फॉर रिमूवल बिफोर एक्सपायरी। रिमूवल बिफोर एक्सपायरी। सबको क्लियर? अगर मैं घर में 140 सब क्लॉज 1 को पढ़ना चाहता हूं ना, ये 4 जो हमने ब्रैकेट में डाले हुए पॉइंट्स है ना, वही मैं पहले रिकलेक्ट करूंगा। और यहां पर एंड में आप उधर अगेन वहां पर लिखोगे 30 + 60। 30 + 60। 30 डेज के अंदर किसको एप्लीकेशन देना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आने के बाद 60 डेज में जनरल मीटिंग होना चाहिए। ओके, अगर सबने ये लिखा है, मैं चाहता हूं पेज नंबर आपके नोट्स में वो जो 123 है ना, सेक्शन 140 सब क्लॉज 1 दिख रहा है उधर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अरे बोलो भाई, सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए 1 मिनट, वो जो सारे ए से लेकर डी तक क्लॉजेस दिख रहे उधर, A to D, प्लीज रीड दैट एंड कंपेयर विद द टेबल और चार्ट दैट वी हैव ड्रॉन, ऑल ऑफ यू। आई रिक्वेस्ट यू, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सो प्लीज रीड। Any point you find we have left, you have missed over there, which is very important, you have missed over there? जिनका भी पढ़कर हो गया उनकी मैं बात कर रहा हूं। सब कुछ कवर्ड है पक्का? और ध्यान रखना, ये अगेन कह रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स रिमूवल ऑफ ऑडिटर के पॉइंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयर होल्डर्स, इसको लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट केस स्टडी में फ्रेम होके आते हैं। पूरा रामायण देते 6-7 लाइन में, एंड में देते, मतलब ऐसा दिया जाएगा, एक कंपनी का ऑडिटर था, XYZ कंपनी,
उन्होंने कंपनी के अंदर ऑडिट करते वक्त निग्लिजेंस किया, केयरलेसनेस किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब सोच रहे उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वो सोच रहे क्या एक्शन लेने, उन्होंने आपको अप्रोच किया है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लीज एडवाइज देम व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ द ऑडिटर हैज टू बी रिमूव्ड एंड एंड में वहां पर आएगा रिमूवल ऑफ ऑडिटर. जैसे रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू हैव टू राइट डाउन दैट 140 सब क्लॉज 1. एट इंटर लेवल वो ये नहीं देंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ध्यान रखना वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको. इज इट क्लियर? ओके, 140 सब क्लॉज 1 वी हैव कंप्लीटेड. तुरंत हम कौन सा करेंगे? 140 सब क्लॉज 4. तो आप आपके नोट्स में 140 सब क्लॉज 4 जहां पर दिया है, पेज नंबर 126 पर दिया ना? और ये सुनो 126 के वहां पर व्हाट इज हेडिंग गिवन? अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. सबको क्लियर है? ओके, तो आपके नोट्स में वहां पर आप लिखो नीचे 140 सब क्लॉज 4, सेक्शन 140 सब क्लॉज 4, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. और ये सारे पॉइंट मैं लिख के दे रहा हूं तो समझना इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है. 140 सब क्लॉज 4 इस हेडिंग के नीचे अगेन सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करो, पॉइंट नंबर 1 लिखो, स्पेशल नोटिस shall be required for a resolution at an AGM डैश करके सब क्लॉज ए लिखो नीचे, अपॉइंटिंग as auditor a person other than a retiring auditor, a person other than a retiring auditor लिखा है. और करके सब क्लॉज बी लिखो, सब क्लॉज बी में लिखना प्रोवाइडिंग expressly that a retiring auditor shall not be reappointed. अरे बोलो भाई, अच्छा ये मैंने ए और बी ऐसा क्यों लिख कर दिया? पॉइंट नंबर 1 में तो एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड. मतलब जब शेयरहोल्डर्स निकालना चाहते हैं तो स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड, ये हमें पता है, बट स्पेशल नोटिस के लिए मैंने ए और बी ऐसा लिखकर क्यों दिया है? तो जिनको भी याद नहीं, मैं फिर से याद दिला दूं. हमने रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस जो मीटिंग्स चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सिर्फ 4 केसेस में, सिर्फ 4 सर्कमस्टेंसेस में आप रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस दे सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट. नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू ऑडिटर. नंबर 2, रिमूवल ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑडिटर. नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू डायरेक्टर. एंड नंबर 4, रिमूवल ऑफ एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर. सिर्फ 4 केसेस में आप स्पेशल नोटिस दे सकते हो. इन चारों के अलावा किसी और केस में स्पेशल नोटिस देना है वो तभी अलाउड है जब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई मैटर और लिखा होगा. बट कंपनीज एक्ट के अनुसार रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस कितने केसेस में अलाउड है? 4. अब उन 4 में से ऑडिटर के 2 पॉइंट्स थे, वो दोनों पॉइंट्स ए और बी में दिया. मतलब जो स्पेशल नोटिस आ सकती है, कंपनी में ऑडिटर है, स्पेशल नोटिस ये आया मेंबर से कि हम
इस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, किसी एक पर्सन का दूसरा ऑडिटर का नाम आ गया, मतलब उन्होंने इसको निकालने की बात नहीं की, इसको ऑडिटर अपॉइंट करने की बात की, इनडायरेक्टली उसको निकाल रहे। बट ध्यान रखना प्लीज, इसका मतलब ये होता है जब इसको किसी और को अपॉइंट करने की बात की है तो यहां पर मीटिंग में दोनों, मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है और नए ऑडिटर, दोनों के बारे में शेयर होल्डर्स को कंपैरिजन का मौका मिलता है। इसलिए आप किसी और को प्रपोज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस एग्जिस्टिंग ऑडिटर को निकालने के लिए प्रपोजल दे सकते हो, जो बी में लिखा है, प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटेनिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। तो यहां पर पॉइंट नंबर 1 जो है ना, स्टेप्स, हम कहते हैं स्टेप्स फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयर होल्डर्स, उस स्टेप्स में पहला स्टेप इतना ही है, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। ये स्पेशल नोटिस कहां पे मिलना चाहिए? एट द कंपनीज रजिस्टर ऑफिस। ये मेंबर्स को क्या करना है? सेंड करना है। सो आप उधर लिखना, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रिजोल्यूशन एट एन एजीएम। सब कुछ हो गया, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखो, द कंपनी शैल forthwith, what is forthwith? Forthwith का मतलब क्या हुआ? Immediately. Forthwith send a copy of this special notice to whom? To the retiring auditor. To the retiring auditor. अंडरलाइन करना, forthwith send a copy to the retiring auditor. Point number 3, the retiring auditor shall make a representation in writing, ब्रैकेट में लिखना, not exceeding a reasonable length। पता चला 1000 पेजेस का उसने रिप्रेजेंटेशन भेज दिया, नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ। ऐसा इसलिए लिखा है बिकॉज रिप्रेजेंटेशन नोटिस ऑफ एजीएम के साथ जाने वाला है। You'll be surprised, ऐसा हुआ है भला क्या? ये नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ, ये पॉइंट आना जरूरी है, बिकॉज ऐसा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है सुब्रत रॉय, उनके खिलाफ, उनके कंपनी के खिलाफ जजमेंट पास किया था, उसमें उनको कहा था जो 50,000 डिपॉजिटर्स है आपके, उन 50,000 डिपॉजिटर्स के डिटेल्स आप सेबी को सेंड करो। हाँ, सेबी को सेंड करो। तो सेबी के पास 7 ट्रक कहता है, कोई 10 ट्रक कहता है, कोई 100 ट्रक कहता है, ट्रक्स लोड करके रिकॉर्ड उन्होंने भेजा सेबी को। ये रिकॉर्ड है डिपॉजिटर्स का, आप चेक कर लो, बिकॉज वहां पर कोई रीजनेबल लेंथ और रीजनेबल रिकॉर्ड की बात नहीं हुई थी। 50,000 रिकॉर्ड्स, और वो सारे रिकॉर्ड्स वहां पर फेक थे, बट इट वाज जस्ट सेंड, क्योंकि सेबी इतना पढ़ने वाला है नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी था, टाइमलाइन था, तो सेंड अ रिकॉर्ड। बट एनीवेज, इधर यहां पे ध्यान रखो, नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ, इसमें मार्क करना, रिटायरिंग ऑडिटर शैल मेक अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4, द कंपनी शैल, कॉमा, उसके नीचे 2 एरोस ड्रॉ करो। फर्स्ट एरो में, इफ द रिप्रेजेंटेशन is received in time, I hope you're getting it। और सेकेंड एरो में क्या लिखोगे? if the representation is received too late, जहां पर लिखा इन टाइम, उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो क्लॉज ए, सेंड
notice of the resolution, send notice of the resolution stating the facts of the representation, stating the facts of the representation, comma, to the members, to the members, to the members, or subclause B, send a copy of representation to every member, send a copy of representation to every member to whom notice is sent, to whom notice is sent. I assume और क्यों लिखा है मैंने आपको समझा होगा. अगर नोटिस भेजा नहीं गया है तो नोटिस के साथ ही जाएगा रिप्रेजेंटेशन, और अगर नोटिस भेजा गया है तो फिर उस केस में आपको रिप्रेजेंटेशन की कॉपी इंडिविजुअली भेजनी है. सेकंड एरो में इफ द रिप्रेजेंटेशन रिसीव टू लेट, उसके नीचे सिंगल एरो करो और लिखो उधर पॉइंट नंबर 1, क्लॉज ए लिखना, क्लॉज ए. द कॉपी ऑफ representation, the copy of representation shall be read out at the meeting, full stop. ब्रैकेट में लिखना without prejudice to the auditor's right to be heard orally. Auditor's right to be heard orally मतलब वो रिप्रेजेंटेशन पढ़ा तो जाएगा, ऑडिटर को अपनी बात रखने के लिए मीटिंग में कुछ वक्त भी दिया जाएगा. He'll also have a right to be heard orally, क्योंकि representation was not sent ना, so पढ़ने के बाद उसे अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा. अभी ये क्लॉज ए हो गया, क्लॉज बी लिखो उसके नीचे. फाइल, बोलो आगे. फाइल द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसके पास? विद द रजिस्ट्रार, with the registrar. लिखा है. That point is over. नीचे नोट लिखो, नोट. सब लोग नोट में लिखो. If the tribunal is satisfied, नोट नंबर 1 होगा. If the tribunal is satisfied that the right of representation is being abused by the auditor, abused मतलब misused, abused by the auditor, comma, then the copy of representation may not be sent and read out, और लिखना, और read out, you send और read out होगा ना, और read out at the meeting. दोनों नहीं हो सकता ना,
may be sent or read out at the meeting. Clear? Note number 2 लिखना. Note number 2. In the meeting, a special resolution must be passed. In the meeting, a special resolution must be passed by the shareholders. फुल स्टॉप. बिकॉज ये कहीं पर भी 140 सब क्लॉज 4 में कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा जरूरी दिया नहीं है, बट जो रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है ना, उसमें लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, इसलिए उसका रेफरेंस यहां पे देना चाहिए. 140 सब क्लॉज 4 स्पेशल रेजोल्यूशन की बात नहीं करता है. आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स. मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना सब लोग. 140 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 4, मैंने आपको ये हिंट दिया था. 140 सब क्लॉज 1 में रिमूवल का प्रोसेस कौन इनिशिएट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. 140 सब क्लॉज 4 में कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स. ये एक हिंट था. बट इसके अलावा 140 सब क्लॉज 1 में और 140 सब क्लॉज 4 में एक मेजर डिफरेंस क्या है? इसके अलावा जो हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस. डोंट टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, इट इज ऑलरेडी इंप्लाइड. वो प्रोविजन नहीं करो. एक दोनों में एक मेजर डिफरेंस है. 140 सब क्लॉज 1 में और सब क्लॉज 4 में जो मेजर डिफरेंस समझने के बाद आपको लिखना पड़ेगा. हाँ, तो you are expressing your words. I'm asking the difference. You're correct, but you're not able to classify it. 140 sub clause 1 is removal before expiry. 140 sub clause 1 is removal before expiry. 140 sub clause 4 is removal after expiry. Removal after expiry. I hope you're getting. What do you get a hint from this? Please keep that in mind. एक बार अगर शेयरहोल्डर्स ने किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया 5 साल के लिए, शेयरहोल्डर्स खुद ब खुद उस ऑडिटर को निकाल नहीं सकते. 5 साल से पहले, 5 साल के एंड में उस ऑडिट फर्म को रीअपॉइंट नहीं करना है, तो फिर उस केस में वो आ सकता है. अरे बोलो भाई, बट 5 साल से पहले निकालने का राइट सिर्फ किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. आई होप यू गेटिंग इट. हाँ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोसेस ऐसा है कि फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल लेंगे. सबको समझ रहा है? पक्का. क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी, रिमूवल ऑफ ऑडिटर ऑन एक्सपायरी या आफ्टर एक्सपायरी. आपके नोट्स में 140 सब क्लॉज 1 के उधर एक अलग पेन से, पेंसिल से, रेड पेन से वहां पर लिखना रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी. अरे समझ रहे कि नहीं? रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी. देखो बहुत माइन्यूटली हम जा रहे हैं. रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी 140 सब क्लॉज 1 में लिखोगे और 140 सब क्लॉज 4 में रिमूवल ऑफ ऑडिटर आफ्टर एक्सपायरी या ऑन एक्सपायरी. अरे बोलो भाई, सबको समझ रहा है कि नहीं? और ध्यान रखना, गारंटीड बता रहा हूं, अगर किसी ने 140 पढ़ा भी है ना, उसको ये डिफरेंस नहीं पता होता. ये डिफरेंस नहीं पता होता. सबको क्लियर है? अरे बोलो ना, ऐसे बोलते जाओ, अच्छा लगता है. वेरी गुड, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. तो आपके नोट्स में अभी हमने कौन सा पॉइंट देखा? रिमूवल ऑफ ऑडिटर एज पर 140 सब क्लॉज 4. उसी पेज पर ऊपर ऑडिटर आई क्विट बोल रहा है. आई क्विट. ओ, तो ये रिमूवल ऑडिटर का नहीं है, ऑडिटर खुद रिजाइन कर रहा है. आई क्विट. तो ऑडिटर ऐसा बोल के नहीं चलता आई क्विट. लिसन, प्लीज लिसन. 140 सब क्लॉज 2 and 3 अगले 30 सेकंड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. 30 सेकंड में अगर आप ध्यान दोगे तो, और उसके बाद अगले 2 मिनट में हम लिखेंगे उसे. रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर होता ही, लक्ष्य दे, ऑडिटर रिजाइन हो तो ये तो. अब रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर कब होगा? प्लीज प्लीज लिसन. ऑडिटर को जो स्कोप ऑफ ऑडिट दिया गया था, उसके तहत ऑडिटर को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टाइम अवेलेबल होने चाहिए थे, या फिर ऑडिटर को जिस तरह का फैसिलिटी प्रॉमिस किया गया था, वो प्रॉमिस उसे उस तरह का फैसिलिटी दिया नहीं जा रहा है. ऑडिटर इज नॉट हैप्पी विद द वे द ऑडिटर इज बीइंग सपोर्टेड और प्रमोटेड
we can say, okay, treated by the company's people or the company's management people. Auditor has a right to resign from the company, but the law says if the auditor wants to resign, number one, within 30 days of his decision to resign, he has to file a statement in form number ADT3. ADT3 ADT3 के अंदर स्टेटमेंट फाइल करना है. उस स्टेटमेंट के अंदर रीजंस लिखने, रीजंस व्हाई ही वांट्स टू रिजाइन, और ये स्टेटमेंट किसके पास सबमिट करना है, विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार बोथ. सिर्फ रजिस्ट्रार को नहीं देना है, ऑडिटर को स्टेटमेंट फॉर्म नंबर ADT3 का 2 कॉपीज बनाना है. एक कंपनी के पास फाइल करना है, एक रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है. कितने दिन में? विद इन 30 डेज ऑफ हिज डिसीजन टू रिजाइन. ठीक है. अब सुनो, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कंपनी एंड रजिस्ट्रार के अलावा उसको कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के पास भी कॉपी देनी है. अगर ऑडिटर ने ऐसा नहीं किया, विद इन 30 डेज ऑफ हिज डिसीजन ऐसा स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, ऑडिटर के ऊपर 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन है. मतलब ऑडिटर अपनी मर्जी से भले रिजाइन करना चाहे, ही हैज टू गिव दैट स्टेटमेंट इन राइटिंग. दैट इज 140 सब क्लॉज 2 and 3. आप लोग क्विकली वहां पर लिख लो रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर. उसके बाद मैं आपको सामने कुछ 2-3 क्वेश्चंस ला रहा हूं, कैसे इसमें क्वेश्चंस फ्रेम होते देखो. गेट टू नो. रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर सेक्शन 140 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3. आपके जो भी एक्टिविटीज है ना, वो 11:30 से 11:45 के बीच में किया करो. रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, उसके नीचे सिंगल एरो करके लिखना, इफ ऑडिटर resigns from the company, comma, then उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके a statement in form ADT3 indicating the reasons and other relevant facts to be filed within 30 days of resignation with, और उसके नीचे 2 एरोज ड्रॉ करोगे आप. फर्स्ट एरो में लिखोगे नंबर 1 कंपनी, उसी के नीचे पॉइंट नंबर 2 रजिस्ट्रार. सेकेंड एरो में आप लिखोगे पॉइंट नंबर 1 कंपनी, पॉइंट नंबर 2 रजिस्ट्रार. आगे बोलो. पॉइंट नंबर 3 C&AG. सो फर्स्ट एरो के नीचे सिंगल एरो करके लिखोगे इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एंड सेकेंड एरो में लिखोगे इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. नीचे नोट लिखना. नोट क्या आएगा? बोलो नोट. फेलियर टू फाइल स्टेटमेंट. नोट फेलियर बाय ऑडिटर टू कंप्लाई द अबव प्रोविजन. उसके नीचे सिंगल एरो करके लिखना फाइन मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs. 50,000 तो कम से कम फाइन है ही है. मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs लिखा है. सिंपल पॉइंट है.
रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर का। इसमें सिर्फ अब ध्यान रखना फॉर्म नंबर एडीटी 1 क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एडीटी 2 रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय होम, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन एडीटी 3 रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। इज इट क्लियर? ओके, सो आपके नोट्स में लास्ट सेक्शन 140 का लास्ट प्रोविजन बचा अभी, जैसे पेज नंबर 129 पर 129 पर ऐसा क्यों दिया? वो इमेज देखो उधर क्या दिया है, ऑडिटर एक्ट्स इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कोल्यूडेड इन एनी फ्रॉड। पहले कुछ स्टूडेंट वहां पे मीनिंग लिख लो, अबेटेड का मतलब लिखो असिस्टेड, किसी की मदद की है, उसने खुद फ्रॉड नहीं किया, किसी की फ्रॉड करने के लिए मदद की है। या कोल्यूडेड मतलब क्या, सीक्रेट पार्टिसिपेशन, सीक्रेट पार्टिसिपेशन। सो ऑडिटर अगर इन तीनों में से कुछ भी होता है, मतलब ऑडिटर हैज डन अ फ्रॉड और ही हैज असिस्टेड समवन और ही हैज सीक्रेटली पार्टिसिपेट इन द फ्रॉडुलेंट प्रोसेस, कहां पर, कंपनी को लेकर, तो उस ऑडिटर को निकालना है, रिमूव करना है, तो इसका पावर ट्रिब्यूनल के पास है। किसके पास? ट्रिब्यूनल। और ध्यान रखना गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी ट्रिब्यूनल के पास पावर आएगा, बट जैसे ट्रिब्यूनल उस ऑडिटर को निकालने का रेजोल्यूशन पास करेगी, विद इन 15 डेज एक नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। बहुत सिंपल पॉइंट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ट्रिब्यूनल कैन टेक अ एक्शन अंडर दिस प्रोविजन सू मोटो। सू मोटो मतलब क्या, ऑन इट्स ओन। आपको लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाकर उस ऑडिटर की बात कहकर मतलब नहीं है, डायरेक्टर्स और ऑडिटर मिलकर इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में आप मेंबर शेयर होल्डर हो, आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। सो सेक्शन 140 कब आएगा, यू आर अ मेंबर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, ये आपको पता चला है, यू विल मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल और उस केस में ट्रिब्यूनल ही एक्शन लेगा। हम डायरेक्टली इसका एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में चार्ट ड्रॉ करते हैं, वहां पर लिखो सेक्शन 140 सब क्लॉज 5। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ध्यान रखना। ऑडिटर acts in a fraudulent manner or abated or colluded in any fraud। इसका और एक नाम है इस प्रोविजन का, जिसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय शेयर होल्डर्स देखा है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल। व्हाई आई एम सेइंग सो, कई बार क्वेश्चन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, थ्योरी क्वेश्चन, राइट और एक्सप्लेन द रिमूवल ऑफ ऑडिटर कंसेप्ट। सो रिमूवल ऑफ ऑडिटर इज डन इन 3 डिफरेंट वेज, यू मस्ट नो। इट इज 1 बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 1 बाय शेयर होल्डर्स एंड 1 बाय ट्रिब्यूनल। वहां पर सेडिंग के बाद उधर नीचे आप सबसे पहले लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूं, ट्रिब्यूनल उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो, इफ satisfied that auditor has directly oblique indirectly acted in a fraudulent manner, ध्यान रखना एक एक सब क्लॉज हम लिख रहे हैं इधर, इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। 139 के जो 11 सब क्लॉजेस थे वो सारे हमने डिस्कस किए, हमने लिखे भी है। 140 का भी हर एक सब क्लॉज लिख रहे हैं। इफ सेटिस्फाइड दैट ऑडिटर हैज डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो, डायरेक्ट द कंपनी to change its auditor,
सबसे खास बात आता है इसके बाद, जिस ऑडिटर को इस तरह से निकाला गया ना फ्रॉड के लिए, वो अगले 5 साल तक अब ऑडिटर बन नहीं सकता है, 5 years तक, किसी भी कंपनी का, करेक्ट, किसी भी कंपनी का। एंड प्लीज लिसन, किसी भी कंपनी का, ये तो हुआ डिस्क्वालिफाइड वो, बट उसके ऊपर फ्रॉड का केस भी चलेगा, फ्रॉड का केस भी चलेगा अंडर सेक्शन 447, याद है क्या? सो व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर 447? imprisonment up to 6 months और मैक्सिमम 10 years। पब्लिक इंटरेस्ट वाला फ्रॉड होगा तो 3 years, प्लस फ्रॉड का जो अमाउंट है वो या 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, याद है क्या? तो अब लिखो डायरेक्ट द कंपनी टू इट्स ऑडिटर। एंड है, बोथ की जरूरत ही नहीं है, एंड है उधर, हाँ, तो और बोथ की जरूरत ही नहीं है। यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करके अगेन लिखो उधर, removed auditor shall not be eligible to be appointed as auditor of any company for 5 years, audit of any company for 5 years, and is liable for action under section 447, liable for action under section 447 of the act। लिखा है। अब ऊपर जहां पर आपने ये चार्ट ड्रॉ किया था ना, वहां पर आप इस तरह से 3 एरोज ड्रॉ करो ट्रिब्यूनल के वहां पर राइट हैंड साइड में, और 3 एरोज ड्रॉ करे। फर्स्ट टर्म लिखो सुमोटो, सेकंड में on application by central government, on application by CG, थर्ड में on application by any concerned person, concerned, जरूरी नहीं शेयर होल्डर हो, क्रिएटर भी हो सकता है, by any person concerned में कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर, क्रिएटर कोई हो सकता है। यहां पर ऑन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट था ना, वहां से राइट हैंड साइड में एरो करो और लिखो इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, कॉमा within 15 days of receipt of application, within 15 days of receipt of application, उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखना, it shall order that he shall not function as auditor, and CG may appoint कौन? another auditor, may appoint another auditor। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन आ गया है तो इस केस में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी कंपनी के केस में एप्लीकेशन कर सकता है। सत्यम के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट है इंटरवीन, और सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन आने के बाद अगर लगा तो वहां पर नया ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? ये 140 सब क्लॉज 5 कंप्लीट हो गया, और यहां पर
सब लोग मुझे बोलो 140 सब क्लॉज 1 का मेन पॉइंट क्या था? व्हाट इज हेडिंग? रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी, ऐसे बोला है। 140 सब क्लॉज 1 रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी। 140 सब क्लॉज 2 and 3 रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। 140 सब क्लॉज 4 रिमूवल ऑफ ऑडिटर आफ्टर एक्सपायरी। एट 140 सब क्लॉज 5 रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ फ्रॉड। क्लियर है? अरे बोलो। 140 वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 5 क्लॉजेस ओवर देयर। इसको लेकर जो केस स्टडीज अभी बीच में है आपके नोट्स में आ जाओ। आई से लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस वाज क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया। कम टू क्वेश्चन नंबर 7 इन योर नोट्स ऑन पेज नंबर 122। इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, प्लीज बी देयर। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है। क्या पूछा है? एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केसेस वन बाय वन। प्लीज बी देयर विथ मी। क्या लिखा है? फर्स्ट, अ गवर्नमेंट कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट दिया है उन्होंने, सिर्फ ऑडिटर का है, तो क्या होगा आंसर? विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आज देख चुके ना? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हैज रिजाइन्ड ऑन 31st December while the financial year of company ends on 31st March 2017। इस केस में क्या होगा? बोलो बोलो। इसको हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो आपको ये नहीं पूछेंगे कैजुअल वैकेंसी लिखो। इसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर एंड इट इज ड्यू टू रेजिग्नेशन। तो ऐसे केस में ये अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करेंगे इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विद इन 3 months। याद है ना? उसका रेजिग्नेशन होने के बाद 3 महीने में जनरल मीटिंग होनी है। अरे बोलो। और वो ईजीएम होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, a company whose shareholders, now this is an interesting question, a company whose shareholders include the following। कौन कौन है shareholders में? बैंक ऑफ बड़ौदा, a nationalized bank holding 12% of the subscribed capital in the company। National Insurance Company Limited carrying on general insurance business holding 10% of the subscribed capital in the company। Maharashtra State Financial Corporation, a public financial institution holding 8% of the subscribed capital in the company। ऐसे केस में आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा है। बोलो। अगर आपको ये ना समझे ना, प्लीज ध्यान दो, इतना समझना चाहिए। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होता है, एजीएम में। यहां पर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए एक तो गवर्नमेंट कंपनी या फिर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ ऑफ देम टेकन टुगेदर है। तो ध्यान रखना, ये पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में ये प्रोविजन था, बट नाउ इट हैज बीन मॉडिफाइड, इट हैज बीन रिमूव्ड नाउ। बट इस केस में आपको इतना समझना है, आपको लिखना है इन सबका मिलाकर होल्डिंग 30% है, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है तो एजीएम में होगा बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वाला पॉइंट है सिर्फ वहां पर, नथिंग एल्स। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होता है ना, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब देखो नीचे आंसर में क्या दिया, 1 by 1। फर्स्ट पॉइंट जो दिया उधर, सब लोग आपके नोट्स में उधर क्लॉज नंबर 1 जो दिया है, क्या पॉइंट था उधर? अ गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। उसमें अब देखना 2 पैराग्राफ्स में आंसर दिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी के आंसर में सेकंड पैराग्राफ में आओ, उधर हाईलाइट करो फर्स्ट ऑडिटर। थर्ड पैराग्राफ में आओ, हाईलाइट करो सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। प्लीज कंप्लीट द नोट्स क्विकली ओवर देयर। फर्स्ट ऑडिटर को लेकर वहां पर क्या लिखोगे? shall be appointed by, आप लिखो, मैं डिक्टेट करो, shall be appointed by the C&AG within 60 days। 60-30-60 फॉर्मूला है उधर, भूलना नहीं है, 60-30-60 shall be appointed by the C&AG within 60 days। उसके बाद आगे from the date of incorporation दिया, and in case of failure to do so उसके आगे क्या लिखोगे? तो लिखो उधर the board of directors। the board of directors ऑलरेडी उनका टाइम लिमिट दिया है, the board of directors लिखना है। आगे लिखा है shall appoint the auditor within
next 30 days and on failure to do so by board of directors, उधर लिखो it shall inform the members, it shall inform the members. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आओ, सेकंड पैराग्राफ में सब्सिक्वेंट ऑडिटर के उधर लिखो विद इन अ पीरियड ऑफ, बोलो 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. को स्टूडेंट सिर्फ सुन के लिखते, बोला क्या ध्यान नहीं देते किसके बारे में लिख रहे. सब्सिक्वेंट ऑडिटर दिया विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और जो लिखा है एंड द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड हिज पोजीशन टिल, लिखो कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. क्लियर है. अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन था वो कैजुअल वैकेंसी का था, तो आंसर में आओ. 139 सब क्लॉज 8 दिख रहा है कैजुअल वैकेंसी. सेकंड पैराग्राफ ऑफ द आंसर, उधर क्या पढ़ो मेरे साथ. एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर रिजल्ट अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन, सच वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय, आप पहले लिखो उधर, कैन बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days, by board of directors within 30 days thereof, and in addition to the appointment of new auditor shall also be approved by company at a general meeting convened, अब लिखना within 3 months of the recommendation of board, within 3 months of the recommendation of board. और जो दिया एंड ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. लिखा है सबने. यहां पर 139 सब क्लॉज 8 सब क्लॉज 1 में जो आपने आंसर लिखा है उसमें क्या गलती है, क्या गलती है इस आंसर में, गलती है कुछ? मैंने बोला लिखा, क्या गलती है? अरे क्वेश्चन के सेकंड, ओके क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन. ऑडिट ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हैज रिजाइन्ड ऑन 31st December 2016 व्हाइल द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st March 2017. तो ऑडिटर जब रिजाइन करता है तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन फिल करना चाहिए? देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे, मेंबर्स इन जनरल मीटिंग. नहीं समझा? वहां पर आप लिखो उस क्लॉज नंबर 3 के उधर, सॉरी क्लॉज नंबर 2 के उधर स्टार मार्क करो और उधर लिखो टू बी अपॉइंटेड बाय मेंबर्स in EGM within 90 days या 3 months, within 3 months from the date of resignation, from the date of resignation. वो आंसर जो है ना वो आंसर गलत है, इसका मतलब ध्यान दो प्लीज. यहां पर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी हो रहा है, याद है कि नहीं सबको? प्लीज ओके. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा क्या था? नॉन गवर्नमेंट कंपनी. क्वेश्चन नंबर 3 में 30% होल्डिंग था ना. आओ मेरे साथ क्या लिखा है. इन द गिवन केस एज द टोटल शेयरिंग ऑफ द 3 इंस्टीट्यूशन एड्स अप टू 30% ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल of company is not a government company, hence the provisions applicable to non-government company in relation to appointment of auditors shall apply. तो उधर लिखो that is appointment by shareholders in AGM by passing an ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अरे बोलो भाई, सबको समझा? ओके. क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ है? 7. क्वेश्चन नंबर 8 में आओ. आई जस्ट वांट द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन. एनी वन ऑफ यू प्लीज रीड इट एंड रेज हैंड अप.
क्वेश्चन नंबर 8 का मीनिंग चाहिए मुझे. आई एम नॉट गोइंग टू रीड दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 का मीनिंग. कौन बोलेगा क्वेश्चन का मतलब? What exactly is the question asked? What is the question asked? बोलो. संजय का जो ऑब्जेक्शन है वो टेनेबल है कि नहीं? संजय का ऑब्जेक्शन क्या है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्राविन करके हुआ है. संजय का ऑब्जेक्शन है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्राविन करके लिया है. जब हम पढ़ते हैं वहां पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास कितना होल्डिंग है? 25% होल्डिंग है. क्या उस केस में वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है? नहीं, गवर्नमेंट कंपनी बनती नहीं है. बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए तो होल्डिंग मस्ट बी मोर देन 50%. 51% होल्डिंग होना चाहिए. 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. यस और नो? अब इस केस में जस्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास 25% होल्डिंग होने से वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी बनी रहती है. नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अभी अभी हमने लिखा है नॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज डन बाय शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक्सेप्ट इन 2 केसेस. फर्स्ट ऑडिटर के केस में, या फिर कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर अदर देन रेजिग्नेशन है तो, या कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर. इन दोनों केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. बाकी हर केस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयरहोल्डर्स इन जनरल मीटिंग. यहां पर उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नीरज एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज डन इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. तो संजय's ऑब्जेक्शन इज नॉट टेनेबल. इट इज नॉट वैलिड. जस्ट रेफर इन द आंसर, सेकंड पैराग्राफ ऑफ द आंसर. मैं जैसे बोल रहा हूं वहां पर लिखो आप सब लोग. क्या लिखा है? अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट. बोलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय अ कंपनी वेस्ट जनरली. जनरली को सर्कल करो. जनरली मतलब क्या? नॉर्मली. आप लिखो विद द मेंबर्स ऑफ कंपनी. जनरली के आगे लिखना विद द मेंबर्स ऑफ कंपनी. विद द मेंबर्स ऑफ कंपनी. आगे दिया एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. लिखो एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स एंड in the filling up of casual vacancy. In the filling up of casual vacancy not caused by resignation. In the filling up of casual vacancy not caused by resignation. और लिख रहे होगी नहीं? In the filling up of casual vacancy not caused by resignation. In which case the power to appoint क्या दिया? Vests with the board of directors. Last paragraph सब लोग पढ़ लो जरा loudly. The appointment by the members in by way of ordinary resolution and only and no exceptions have been made in the act whereby a special resolution is required for appointment. Removal के लिए special resolution है, appointment के लिए नहीं. आगे therefore the contention of Sanjay is not tenable. The appointment is valid. सबको समझा? Okay, once we complete that question number 8, any other question left over there? नहीं. Today we have completed only 2 sections, section 139 and section 140. But जो एक मैं कहूंगा कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिटर्स चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 141, which talks about qualification and disqualification of auditor. कल का पूरा लेक्चर, एंटायर लेक्चर हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और उसके केस स्टडीज के ऊपर डिस्कस करने वाले. इज इट क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू. बचेंगे तो और भी लड़ेंगे.